रहमान हस्ब मामूल हस्ब रवायत सरदार शौकत अली कश्मीरी चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी है। हमारा आज का प्रोग्राम हस्ब मामूल पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान आजकल जिन बैरूनी मामलात में उलझा हुआ है उसके बारे में बात होगी। आज साहब आपने पहले भी सुन लिया होगा, आपको पता लगा होगा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा से अमेरिकी जो नाज़मुल अमूर हैं उनकी सियासत, उसमें वो खातून आज उनको मिली हैं उनके वफद के साथ, और PMLN का भी एक मोतबिर वफद था उनके साथ। मैं साहब वजीर आजम भी थे उसमें, शायद खकान अब्बासी और दूसरे लोग भी, जिसकी वजह से हुकूमती ईवानों में भी आज फिर थोड़ी सी खलबली मची हुई है। और बनीगाला में दो अच्छे लोगों को सिक्योरिटी वालों ने पाबंदी लगा दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। और शनीद ये है, ये दो अशखास वो थे जो सह रुकनी कमेटी के मेंबर थे जो चिला काटने में शामिल होती है, और अब अंदर चिला सिर्फ एक ही शख्स काटेगा। यानी अब पता नहीं वो चिले कैसे कामयाब होंगे ना होंगे। फिर कहते हैं मटके में जितने भी नाम थे उनमें से वो नाम नहीं थे जिनके बारे में नोटिफिकेशन होना है, वो मटका ही कोई और था, जाली हो गया। ये भी सुना है कि आज वो कह रहे हैं कि हमें 3 नाम मिले हैं, तो जिनमें से वजीर आजम एक नाम को क्या कहेंगे कि सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने सुना है कि वो 3 नाम इस तरह के हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब हैं, फिर हैं जनरल NA अंजम हैं, और एक जनरल नदीम AA हैं। यानी इनमें से एक बंदे को उन्होंने करना है। नोटिफिकेशन तो कर ही देंगे अपनी अनाथ। वैसे ही वो वैसे भी इमरान खान साहब के बारे में मशहूर है कि वो यू टर्न तो हजारों लेते हैं, लेकिन जो अपने होते हैं ना उनके जो जिन्होंने उनको बनाया होता है या जो उनके मेहरबान होते हैं उन पर भी यू टर्न ले लेते हैं। चले अब चलते हैं शौकत साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये तो ऐसे ही थोड़ा सा लोगों अपने दोस्तों को थोड़ा खुश करने की बात होती है, अनसाना मसाना भी होता है। तालिबान को बराह रास्त फंड नहीं मिलेंगे, ये आपने कल फरमाया था मेरा ख्याल है। जी जी। बल्कि कोई तरीका वाजे किया जाएगा, और ये G20 के इजलास में फैसला हुआ है। और आज वफाकी कबीना जो ममलकत खदादाद किया, उसके वजीर है ना खारजा, क्या नाम है, शाह महमूद कुरैशी साहब, जी जी। उनके साथी थे कामर डोगर, उन और उनके खिलाफ अभी उनके खिलाफ ही है एक घेरा तंग किया है। डिसिप्लिन कोर कमेटी ने उनको शो का नोटिस दे दिया है, और वो कहते हैं कि ये जो बातें लीक हुई हैं इसमें कबीना की मीटिंग की बाहर बात किसने बताई आमर डोगर को, ये भी एक बहुत बड़ा भी मसला बना हुआ है। और सुना तो ये है कि PM साहब ने कहा जनरल साहब को कि हम असम्बली तोड़ देंगे, को वज़रा के थ्रू कहा, तो उनने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, ये शौक पूरा करें, लेकिन अब हम बुजुर्गों का ऐसे नालायक बच्चों के सर पे हाथ ना होगा। अब बाकी बातें आपकी। बात यह है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो इमरान खान साहब की कैबिनेट है उन सब में शदीद किस्म की एंग्जाइटी है। वो किसी भी साफी का पूछे गए सवाल पे जवाब देने के बजाय गुस्सा करते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त ISI की चीफ का जो इंतखाब है, इस तरह लगता है कि पूरा पाकिस्तान ही मुस्तरिब और एंजाइटी का शिकार है। जिस तरह के टॉक शोज, जिस तरह का यूट्यूबर्स, आप ये कह सकते हैं कि कोई चैनल्स खोलें उस पर यही डिबेट है, क्या होगा, किसका नाम वो होगा, वजीर आजम क्यों नहीं साइन कर रहे हैं। तो एक क्रेडिट तो आप इमरान खान साहब को दे ही डाले कि सबको उन्होंने तजस्सुस में मुब्तला किया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक पैगाम उनको सभी को दे दिया है कि मैं इमरान खान हूं, और मेरा मन जो चाहेगा मैं जिस बात पे यू टर्न लूं, जो बात कह के उसको वापस ले लूंगा। ऐसे ही जैसे फर्ज करें वो कहते थे कि जब आपके मुल्क में महंगाई हो, डॉलर की कीमत अगर 1 रुपया बढ़े तो तो आप ये समझ लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर
करप्ट है। वो सारी पाकिस्तान की जितनी बुराइयां थी, उन बुराइयों का मरकज और मावा जो है वो प्राइम मिनिस्टर को ठहराते थे। और उस सब पे उन्होंने, आप ये कह सकते हैं कि आहिस्ता 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 सभी बातें साबित की जो उन्होंने दूसरों के लिए कही थी। उन्होंने वो बातें अपने ऊपर, किसी एक बात को भी उन्होंने झूठा साबित नहीं होने दिया, कम से जी। कम अपने कॉल और फेल से, बल्कि सारी बातों को उनके बरक साबित किया कि हाँ जनाब, डॉलर भी महंगा हुआ, महंगाई भी बढ़ी, बेरोजगारी भी हुई, ये सब कुछ उनके दौर में हुआ। अब जो एक पेज की जो रेट रेट लगाई हुई थी हुकूमत ने भी, हुकूमती वुज़रा ने भी, जी। और कई एक जो चहेते चैनल्स थे हम्म। उन्होंने भी उस जी। पेज को उन्होंने मुतजलजल, या आप कह सकते हैं कि उसको बता दिया कि मैं चाहूं तो इस पेज को फाड़ फूड़ के रद्दी की टोकरी में भी फेंक दूं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जितने भी हथकंडे उन्होंने ब्लैकमेलिंग के इस्तेमाल किए, उनमें तो शायद उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन फौज को मजबूर कर दिया, यानी आर्मी चीफ को मजबूर कर दिया कि आप वो समरी जो आपने अनाउंस की, वो आर्मी, वो आईएसआई चीफ जो आपने अनाउंस किया था, आप जो है वो दोबारा समरी भेजने पे भी मजबूर कर दिया, और एक नाम के बजाय 3 नाम भी ये भेजने पे मजबूर हुए। तो मजबूर तो उसने किया है ना। यानी वो जो कहा करते थे कि फौज जब अपने मुंह से कोई लफ्ज निकाल देती है तो वो हरफ आखिर है, तो इमरान खान ने उस हरफ आखिर को गलत साबित कर दिया, जुटला दिया, और सब पे एक तरह का तनाव और खिंचाव पैदा कर दिया, और खुद बड़े रिलैक्स मूड में बातें करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आईएसआई के चीफ की जो पोस्ट है, ये कितनी अहम है पाकिस्तान के की सियासत में, और प्राइम मिनिस्टर क्यों एक ऐसा चीफ चाहते हैं, ऐसा आईएसआई चीफ चाहते हैं जो उनका या तो मंजूर नजर हो, या कम से कम जिसके साथ उनकी कंपेटेबिलिटी हो। वजह ही है कि आईएसआई न्यूमेरिकली इतनी बड़ी है कि जिन लोगों ने उस पर रिसर्च की है वो ये कहते हैं कि आईएसआई का जो रेगुलर मुलाजमीन है उनकी तादाद 1 लाख से ज्यादा है, जी। और उसके साथ जो वाबस्ता सिविलियन भी है। टेलीविजर्स या आगे जो एजेंट हैं, साफियों में, सियासतदानों में, मुख्तलिफ शोबा सोशल मीडिया पे 18,000 लोग हैं। और उनकी तादाद जो है वो 6 लाख है। अच्छा। जी हाँ। और जो आईएसआई का जो बजट है, जो ऑफिशियल बजट, जो बाकायदा पाकिस्तान के कौमी बजट से आईएसआई को दिया जाता है, वो आप पाकिस्तान की जो नेवी का जो बजट है उससे ज्यादा है। हाँ, तो उनके पास रकबा बहुत है ना जी। जी जी। और फिर ये कि उनकी जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है वो भी आपकी नेवी से ज्यादा है। आज लाजमी बात है जी, पूरे पाकिस्तान को और होना। आईएसआई के अपने बहुत सारे बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस हैं, अच्छा, ये मुझे नहीं से मालूम। उनकी एक्स्ट्रा, यानी एक तो वो बजट है, दूसरा जो है वो उनके जो अपनी इन्वेस्टमेंट है बिजनेसेस में, और उन बिजनेसेस से उनकी इनकम। फिर वो मजहबी ऑर्गेनाइजेशन है दो जो डोनेशन और इस तरह की चीजें वसूल करती हैं, वो भी हिस्सा उसको देती हैं खालू मालूम से। मुख्तलिफ चीजों से। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ना मेरी कोई एक्सपर्टीज है, ये वो लोग जिनकी ये एक्सपर्टीज है
उनमें से उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। और आजकल तो खास करके यूट्यूब को अगर फॉलो करें तो पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स जो हैं वो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मुहैया करेंगे। मैंने असद तूर साहब का कल भी जिक्र किया था और आज भी जिक्र करूंगा। ये सारी रिसर्च उनकी है और उन्होंने अपने व्लॉग के जरिए ये सारी मालूमात दी हैं, और भी बहुत सारे लोगों की और दिगर जराए से भी मुझे मालूम है। और ये टोन ऑफ द टॉक जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु विल बी द नेक्स्ट आईएसआई चीफ। चीफ जी। आया वो जो जीएचक्यू ने कंसेंसस के साथ जो नाम भेजा, या ये जो अभी सेक्रेटरी दिफा ने 3 नाम भेजे, इनमें से कोई दूसरा होगा। इस पे एक आसाब शिकन दौर है लोगों के लिए ये जानना कि कौन नेक्स्ट आईएसआई चीफ होगा। इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के इदारों में इस इदारे का कितना असर सूख है और ये हुकूमतें बनाने और हुकूमतें बिगाड़ने में किस कदर अहम है। वैसे एक अर्ज करूं, जी जी, आप हुक्म कीजिए। मैंने आज एक आप ना करें, आप हुक्म किया करें। मैंने शनीद ये है कि ये एक नूरा कुश्ती है। हम्म। नूरा कुश्ती ऐसी है कि वो जो तासर बना हुआ था कि ये स्टेम्प्टी कहते हैं ना, वो जो इलेक्टेड या स्टेम जो ऐसे ही कहते हैं। तो इनको कहा जाता था कि ये जर्नलों की स्टेपनी है, स्टेपनी। बस वही तो हाँ। वो जो है ना उस जगह उससे इनकी जान छुड़ानी है कि देखें ये बड़ा आकड़ वाला बंदा है, अड़ जाता है। लेकिन आखिर में फैसला वही है जो नोटिफिकेशन हो चुका है ना, DGISPR की जो प्रेस रिलीज है ना, जी। होना वही है। जैसे मैंने कहा ना कि 3 नाम आगे पीछे करके भेजे जाएंगे, ये नाम जिसके मर्जी जाहिर हो जाए, हम्म, बनना उन्होंने ही है। हम्म। वो कह रहे हैं जी नूरा कुश्ती है, ये सिर्फ एक फेस सेविंग नहीं, लेजर ये है। देखिए बात ये है ना कि इसको जो लोग नूरा कुश्ती कह रहे हैं समझ रहे हैं। ना, वो बाई डिजाइन जो है ना वो इसको नूरा कुश्ती साबित करने पर तुले हुए हैं, जी जी। क्योंकि उनको भी ये पता है हम्म। कि कोई इतना आसान काम नहीं है। कि वो प्रेस आ, रिलीज को आ, बदलना। उस प्रेस रिलीज को बदलने के लिए वजीर आजम की कुर्सी का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, फिर वो तो नवाज शरीफ का हाल देख लिया। जो मजबूत नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जी जी जी। इसलिए ये है कि वो अगर ये कह रहे हैं तो ये इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जो उनके हमदर्द हैं वो इस तरह की बेपरगी छोड़ के तो दरअसल ये कहना, ये पक्का काम करवाना चाहते हैं। नहीं वो नहीं नहीं पक्का काम नहीं, वो दरअसल उनको पता है, ये उनको पता है कि GHQ नॉमिनेटेड बंदे को डिक्लाइन करने के रिपरकशंस क्या होंगे, और ये भी उन्हें पता है कि इमरान खान अंदर से कितने एक दलेर और बहादुर इंसान हैं। तो इसलिए वो ये समझते हैं कि जरा इमरान खान के फेस सेविंग के लिए इसको एक नूरा किश्ती बना दी जाए और अल्टीमेटली वो ऐलान कर दें कि देखो जी बड़े बहादुरी के साथ उन्होंने मैं अपनी रिट मनवाई और ये किया वो किया, ताकि कल जिस वक्त वो उसी चीफ का ऐलान करेंगे तो जी ये कह सकें कि हम नहीं करते थे, ये तो उनकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी जी, वो बस ये साबित करना था। ऐसा कुछ भी नहीं है और जी। ऐसा होता भी नहीं है, और स्टेटों के में इस तरह की नूरा कुश्तियां होती भी नहीं है। ये हकीकत है कि इमरान खान साहब की, यानी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी और आर्मी चीफ की कुर्सी में अब फासले बढ़ चुके हैं। और वजह यह है कि आर्मी ने जो पब्लिक दबाव कबूल किया है कि चूंकि आर्मी के तो एक मुस्तकिल मफादात हैं, और उन मुस्तकिल मफादात में या उनकी स्ट्रेटेजी में एक चीज ये है कि पंजाब में किसी किस्म का आर्मी के खिलाफ जो एंगर है वो बढ़ना नहीं चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब ने जिस वक्त इनकी
मदाखलत के कहानियां जो है वो लोगों को सुनाई और पब्लिक में खड़े होके ये कहा कि इन लोगों ने किस तरह एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ कंस्पायरेसीज की है, वोट को हाईजैक किया है और किस तरह एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई है। तो उससे जो नारे पब्लिक ने लगाए और जो मुसलसल लगा रही है, तो उन्हें लगा कि ये हमारे जो मुस्तकिल मफादात हैं कहीं वो किसी इनकलाब की नजर न हो जाए। तो उसी के बाद उन्होंने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए थे कि नून लीग को किस तरह अंगेज किया जाए और उनको उनको कुछ सहूलतें दे के तो ये यकीन दहानी कराई जाए कि हम आइंदा सियासत में कोई मदाखलत नहीं करेंगे। ज़बानी कलामी उनको ये यकीन दहानी कराई जाए ताकि वो फिर किसी किस्म का कोई एग्रेशन पब्लिक में खड़े होकर ना करें। और वो जो आप सुनते आए हैं जी नून लीग में मजामती बयानियां और मफामती बयानियां, तो ये दरअसल उन्हीं कोशिशों और काविशों का जो आर्मी कर रही थी नून लीग के अंदर, तो उनका नतीजा था कि जो मफामती ग्रुप था वो काफी हद तक इधर उधर डिबेट करता था कि जी मज़ामत से पाकिस्तान में तब्दीली नहीं ला जा सकती, मफामत से लाई जा सकती है। लेकिन मफामत वालों की बदकिस्मती ये थी जी कि उनके उस पूरे एजेंडे को कभी भी इमरान खान ने एग्जीक्यूट नहीं होने दिया। उनको कोई ऐसा स्पेस नहीं लेने दिया जिसकी वजह से वो जरा ढंके की जॉब में अपनी पार्टी के अंदर कह सकें कि देखो हमारे मफामती बयानिया ने पार्टी के लिए ये स्पेस क्रिएट किया है, पार्टी के लिए ये सहूलतें हासिल की हैं। और वो वजह ये थी कि जो आईएसआई के जो चीफ थे फैज हमीद, वो नहीं चाहते थे कि आर्मी नून लीग को किसी किस्म का कोई स्पेस दे। उन्होंने एक अपना जाती ग्रीवेंस बना लिया था अगेंस्ट नून लीग और कई और मतलब सुप्रीम कोर्ट के भी बाज जजेस के खिलाफ। जैसे कुछ जगहों पे तो वो कामयाब हुए, जैसे जस्टिस शौकत सदीकी को तो वो निकलवाने में कामयाब हो गए। और काजी फायज ईसा पे भी जो जिस तरह का गुज़श्ता 2 सालों से हम देख रहे हैं, जिस दबाव और जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, जी जी कि उनका ये ख्याल था कि इनको इतना रगड़ा लगाया जाए कि ये तंग आके खुद ही इस्तीफा दे दें। वो खैर इस मामले में बहादुर निकले, उन्होंने इस्तीफा तो ना दिया, उन्हें फेस कर लिया। उन्होंने मज़ामत का फैसला किया और कानूनी जंग लड़ने का फैसला किया, जिसमें यानी कानून में उन्होंने कोई गलती ऐसी की नहीं थी कि जिसकी जद में आके तो उन्हें ये कोई जद पहुंचा सकते। वो फिर टैक्सों का इशू भी खड़ा किया, वो मनी लॉन्ड्रिंग भी उनके साथ वाबस्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो भी सारे उन्होंने सबूत मुहैया करके तो आप ये कह सकते हैं कि किसी न किसी हवाले से इस जद्दोजहद में वो तो सुरखरू रहे और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, बुकला बरादरी, पॉलिटिकल पार्टी सभी की हमदर्दियां जो है जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ हो गई कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। और सजा उनको शायद इमरान खान साहब की जाती कोई ख्वाहिश ना हुई हो उनको सजा देने की, लेकिन आ, जो जो वो रिपोर्ट थी जिसमें जो जो सपोर्टर्स थे, जो सहूलतकार थे उस एहतजाजी धरने के, तो उसमें तो सभी के नाम उन्होंने दे दिए थे, लेकिन जो फैज अमीन थे वो उसमें मेन कल्प्रेट्स थे और उन्होंने रिकमेंड किया था कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो इदारे तादीबी कार्रवाई करें। तादीबी कार्रवाई तो हर क्या होनी थी। बिल्कुल जी, ये फैजाबाद धरने वाली बात कर रहे हैं। हाँ, तो बहरहाल वो जो ये जो लड़ाई थी, इस लड़ाई में फैज हमीद का जो दस्ता था या आईएसआई थी वो फुली तौर पर इस्तेमाल हुई अगेंस्ट नून लीग और दीगर पार्टियों के तो पहले से ही इस्तेमाल हो रहे थे, ये तो कोई नई बात नहीं थी। अलबत्ता नून लीग के बारे में जो एस्टेब्लिशमेंट है या फौज है उसमें कुछ ना कुछ हमदर्दियां तो हमेशा मौजूद रही है। जी
क्योंकि इस पार्टी का जो ब्रॉडर बेस हल्का इंतखाब है वो पंजाब है। और नवाज शरीफ साहब बेशक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मानते हैं, लेकिन उनका मेन जो जो सपोर्ट है, और उनका जो यानी यूं समझें कि वो बीइंग ए पंजाबी प्राइम मिनिस्टर के बाकी जगहों पे जाने पहचाने जाते हैं। तो उनके साथ जब जब भी इन्होंने कोई पंगेबाजी करने की कोशिश की तो पंजाब से और इवन आर्मी के कुछ सेक्शन से भी इनको मज़ामत का सामना करना पड़ा। जी। तो यहाँ जाके तो असल में ये लड़ाई की आगाज हुआ कि जब जनरल बाजवा साहब ने जाके तो इमरान खान साहब को ये कहा, तो उस पे कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि आप ये जो कह रहे हैं आप इसके रिपरकशंस जानते हैं। आप नवाज शरीफ को कोई रिलैक्सेशन और कोई स्पेस देना चाहते हैं जो आप जिसने आप लोगों के खिलाफ जो है वो दुनिया को बताया है। नहीं नहीं, दुनिया दुनिया को बताया नहीं, जिसने आप लोगों के खिलाफ गद्दारियों के मुकदमों की फाइल तैयार करके रखी हुई है। पहले तो उन्होंने अच्छा। डराने की कोशिश की अच्छा। और ने कहा चलो मैं नवाज शरीफ साहब को पहले भी भुगता, आइंदा भी भुगत लेंगे, तो आप ये नवाज शरीफ साहब का डरावा हमें ना दिखाएं। तो जब बात नहीं बनी तो ये सोच बाजार में बड़े कुछ इनके जो नौरतन थे उन्होंने सर जोड़ के बैठे कि अब क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने यहाँ से लड़ाई की का फैसला किया कि आईएसआई चीफ की जो सीट है, नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन है, वो उस हक में, उस बंदे के हक में करवाया जाएगा जो हमारा लाइक माइंडेड है, जिसमें वो कोई आसिफ गफूर है जिन वो सरफराज शाह तो कोई ऐसे दो बंदे हैं। नहीं नहीं, सरफराज शाह नहीं, आसिफ गफूर। अच्छा। हाँ आसफ उल बाजवा। अच्छा। हाँ वो पहले भी आईएसपीआर के रहे हाँ हैं। जी, वो आईएसपीआर। आजकल ओकाड़ा फार्म हाउस के हाँ जो आज डीजी हैं वहाँ पे। जी। अच्छा। तो वो तो खैर जनरल बाजवा ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि वो तो बहुत मुतराजा आदमी है, उनको तो हम इसका बना ही नहीं सकते। हमें एक ऐसे किरदार का सर वो शख्स, काबिलियत भी देखते हैं जी उसके, बड़ा क्या क्या किया हुआ है। हकीकत तो आप ये कह सकते हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल होता है तो वो सारे ही काबिल होते हैं। वो ये एक दूसरे की बहनें ही हैं सारी। अच्छा। तो ये भाइयों में जरा थोड़ी सी काबिलियत का है ऊंच नीच होती है, बहनों में एक ही जैसी काबिलियत होती है। ठीक। अलबत्ता कुछ तो हाँ। तो तो ये जो जी। सो दैट अल्टीमेटली करना उन्होंने यही है, हाँ। क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के लोगों को ये पता है कि अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया तो आईएसआई की दुम भी कोर कमांडर की पाँव के नीचे होती है। अगर वो चाहे तो आईएसआई को बिल्कुल स्केड़ के रख सकते हैं, क्योंकि उसका भी मेजर चंक जो है वो आर्मी पर्सनल्स का होता है। और आर्मी पर्सनल्स का हमेशा जो इंटरेस्ट है, उन्होंने चूंकि तरक्कियां करनी होती हैं और वो तरक्कियां उनकी अच्छी एसीआर वो बनती कारकर्दगी पे जी जी एनुअल जो है उनकी रिपोर्ट होती है। उस पे। और अगर कोई हुक्म मौदूली की कोशिश करे तो उसको तो फौरी तौर पर उसका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। तो लिहाजा ये है कि आईएसआई का स्ट्रक्चर एक ऐसा है कि चाहे ये जितने भी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सिविलियन के लिए तो बहुत पावरफुल है, और अगर आर्मी चीफ की ताहीद हासिल हो उसे तो वो पाकिस्तान में कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर आर्मी चीफ इस पे रोक रुकावट लगाना चाहे तो फिर ये जो है वो अपने घरों से निकलने के लिए काबिल नहीं है। और आपको जैसे पता है कि एक होते थे वो जिनको आर्मी चीफ भी बनाया गया था, क्या भट्ट साहब थे जी, वो जो नवाज शरीफ साहब, जियाउद्दीन भट्ट। जियाउद्दीन भट्ट साहब। तो आईजीआई ऐसे कहते थे। जियाउद्दीन भट्ट साहब जो है वो भी आईएसआई के चीफ थे, जी जी और जी ये सारी ताकत उनके साथ भी थी। लेकिन आर्मी चीफ जब आईएसआई के सरबराह के साथ नहीं होता ना, तो वो सरबराह होने के बावजूद भी
वो कानों से बहरा होता है और आंखों से अंधा होता है, क्योंकि उसको उसको उसके कानों तक खबरें पहुंचाने वाले और उसकी आंखें बनने वाले जो है वो बहरहाल अंडर द डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ द आर्मी चीफ। तो आर्मी चीफ से बगावत करके तो आईएसआई की हैसियत जो है ना वो कुछ भी नहीं है। अच्छा लिहाजा इमरान खान अगर किसी को ऐसी कोई हरकत कर भी बैठे तो कोई भी उनकी, हाँ, इन तीनों में से किसी को अगर वो करे, क्योंकि ये तो इन्हीं की कंसेंसस से गया है, लेकिन फिर भी जो फासले इनके दरमियान पड़ चुके हैं वो कोर्डियल रिलेशनशिप तो अब कायम नहीं हो सकती, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं रह सकता। इमरान खान साहब का रिकॉर्ड भी यही है ना जी। हाँ वो है, कई लोग ये कहते हैं कि उन्होंने आज तक जिन लोगों ने भी उनसे कोई नेकी की, इनके जिन्होंने भी कजन ने उनको इनको आदर क्रिकेट दी, में लाया, हाँ उसी को माजिद खान ने, माजिद उसको खान, कप्तान ना बनने दिया। जी 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 सरफराज नवाज ने बॉलिंग सिखाई, हम्म, उसके साथ भी वही किया। फिर जमाइमा के वालिद ने इनको अपनी कफालत में लिया, हम्म। जमाइमा ने इनको शादी की, उससे भी लेके जान छुड़ाई ये रहीम खान सॉरी, को। हम किस लिए इस बात हाँ, पे लेकिन ज्यादा। जो भी है बातें ऐसी ही हैं, खैर खुद छोड़ेगी, उनको हम क्या करना है। अच्छा, ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जाके वो नाजमुल अमरीकी नाजमुल अमूर जाके मिली हैं, ये भी जाती उम्रा में गई हैं जी उनके घर में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अ, इसकी बड़ी खलबली मची हुई है आज जी हाँ, देखें एक सिटिंग हुकूमती गवर्नमेंट वानों में। को मतलब यह है कि बस वो जो सो बातचीत के लिए को आता है ऑफिशियल्स, और जो कोई किसी जो कोई पैगाम पहुंचाना होता है ऐसा जो, पहले मौलाना फजल रहमान साहब से मिली, मिला नहीं है वो उनका। अब पाकिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के लीडरों से मिल रही हैं, लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का मिलने का मतलब यह है कि आलमी बरादरी और अमेरिका के नजदीक उनकी शख्सियत की अहमियत है, जनाब उनको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। जी। उनके जो है, हालांकि जमात के सरबराह तो जो है वो शहबाज शरीफ साहब है, उनसे भी लोग मिलते रहते हैं, चाइना का स्पेस मिला और भी मिले, बट मरियम नवाज से अमेरिका का हाई वफद जो है। सियासी अमूर का जो इंचार्ज है उनका मिलना ये बहुत अहमियत का अमल है। और उससे एक पैगाम भी जाता है कि आप मकामी कवानीन की जद में चाहे इनको जितना रखें, लेकिन इनका स्टेचर इंटरनेशनल फेम का है, यही बात आज इनको हो इज रही ए है। इंटरनेशनल पर्सनालिटी। तो सो अगर आप इस इंटरनेशनल पर्सनालिटी को पाकिस्तान के अंदर से पेश नहीं देंगे तो आप ही के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। अब तो वो जलसे में भी यही शिरकत करेंगी जो इनका हो रहा है ना अभी, पीडीएम का जलसा 16 को, जी 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 जी। उसमें मरियम नवाज जाएंगी अभी। तो शबाज शरीफ जी, शहबाज अमजद शबाज ऑर्गेनाइज कर रहा है वहां पे, और मरियम नवाज तो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे। उनका मुझे नहीं पता, लेकिन ये पक्का पता है कि मरियम नवाज जाएगी। और अमजद शबाज ने पूरा वो टास्क लिया है मेम्बरान से रब्ता करके कि आपने ये जलसे में जो गैदरिंग और इसलिए। तो ये एक अफगानिस्तान के अमूर के जो है जो एक्सपर्ट है ये वो, खातून जो थी। नहीं नहीं नहीं, मैं और की बात कर अच्छा रहा हूँ, जी थोड़ी सी जी अफगानिस्तान की सूरत हाल पे भी बात करने। जी 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 जी, बिल्कुल उस पर बात आ रही है, मैं उस पर आ रहा हूँ। रुस्तम शाह मेहमन, ये हाँ जी जी, ये एम्बेसडर पहले भी रहे, वो रहे ना, पॉलिटिकल एजेंट भी रहे हैं और सारे जी। ये पॉलिटिकल एजेंट तो पाकिस्तान के थे, फिर जी, पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं, काबल में जी जी। ये अगवा भी हुए, फिर ये जो है ना रेफ्यूजी का तुम कमिश्नर भी थे पाकिस्तान में। बिल्कुल वही जी। तो लेकिन ये अफगानिस्तान की सियासत का गहरा अदराक रखते एक्सपर्ट है जी जी। हैं। और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, और उस आर्टिकल में उन्होंने ये कहा कि तालिबान हुकूमत की क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए। बहुत अच्छा आर्टिकल है। और अफगानिस्तान पे एक आर्टिकल जो है वो मलिया लोधी साहिबा ने भी, जो वैसे तो वो जर्नलिस्ट भी रही है, जी जी। पाकिस्तान की एम्बेसडर रही हैं अमेरिका में भी और दीगर जगहों पे भी, तो उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा। तो
एक तो जो है जो जो चीज उनने जो रुस्तम शाह साहब ने कही है, वो ये कही है कि तालिबान, एक तो उन्होंने चैलेंजेस तालिबान के बताए हैं। तालिबान के उन्होंने चैलेंजेस में ये कहा कि इस वक्त अफगानिस्तान की तकरीबन 88% आबादी जो है वो बेरोजगारी का शिकार है, उसको उसके पास कोई रोजगार नहीं है। 88%। 88%। हम्म। दूसरा ये है कि अफगान तालिबान को हुकूमत का कोई तजर्बा भी नहीं है, ये भी उनके लिए एक चैलेंज है। तीसरा चैलेंज उन्होंने ये कहा कि दाइश जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और साथ में उन्होंने कहा कि भाई वो जो शुमाली तुर्कमेनिस्तान की जो आज़ादी की बात करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी बेस कैंप वहाँ है। मुझे इस वक्त उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ध्यान से निकल गया। कौन फिर सी जी? तुर्कमेनिस्तान और मुस्लिम मूवमेंट जो है, हाँ जी जी, मुस्लिम मूवमेंट तुर्कमेनिस्तान, कोई है उसका, वो टीएम बनाते हैं उसको, टीएमएम पता नहीं क्या ऐसा बनाते हैं उसको। तुर्कमेनिस्तान मुस्लिम पता नहीं कोई ऐसा मूवमेंट है उसका जी। तीसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात में एक चैलेंज जो है वो तालिबान को ये भी है कि टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो हाँ भी वो वहाँ से हमारे। ऑपरेट हो रही है। और पाकिस्तान का दबाव उन पे ये है कि इसको आप मजबूर करें कि ये हथियार छोड़ दें, कंप्रोमाइज करें। हथियार फेंक दे। और शायद ये तो उन्होंने अपने आर्टिकल में नहीं लिखा कि अपोलॉजी टेंडर करें या कुछ है, लेकिन ये भी उन्होंने चैलेंज के तौर पर। फिर उन्होंने कहा कि जो है वो यूएन के जो रोल है, जो उन पे प्रेशर है औरतों के हुकूक के लिए, इंक्लूसिव हुकूमत बनाने के लिए, सारे एथनिक ग्रुप्स को पावर शेयरिंग में शरीक करना, वो कहते हैं कि इसका फौरी हल तो कोई नहीं है और ना ही इनसे कोई फौरी किसी ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है कि ये अफगानिस्तान में बैनुल-अक़वामी बरादरी की उन तमाम ख्वाहिशात की तकमील कर लेंगे, क्योंकि इनके अपने इख्तलाफात भी मौजूद है। ये हमारा अपना एनालिसिस है। उनका तो जो मैंने हवाला देना था, प्रायोरिटीज उन्होंने मतलब ये कि ये तो चैलेंजेस थे, प्रायोरिटीज उनकी ये है कि उनको एक तो ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो यूएन को काबिल कबूल हो, बैनुल-अक़वामी बरादरी को, खास करके वेस्ट को काबिल कबूल हो। और उसमें उन्होंने कहा कि औरतों के हुकूक को इंश्योर करना, ये उनको अपनी प्रायोरिटीज में अगर वो शामिल नहीं करेंगे तो उनकी मुश्किलात और मसाइब बढ़ेंगे। और साथ में जो मैंने जो इधर उधर से जो रिसर्च की, उसमें यह है कि वो आज भी अमेरिका के साथ तालिबान नेगोशिएशंस में हैं और अमेरिका उनको ये कह रहा है कि आपने वो प्रॉमिसेस जो दोहा में हमसे किए थे, उनको ग्राउंड पे आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपने उसके मुताबिक बिहेव नहीं किया। और अनटिल एंड अनलेस कि आप उन कमिटमेंट को पूरा नहीं करते, उस वक्त तक आप हमसे कोई ज्यादा उम्मीद की तवक्को ना रखें। यूरोपियन यूनियन ने भी इसी तरह की मिलती जुलती बातें की। वो कल भी हमने अपने प्रोग्राम में ये जी कहा था कि लोगों की, यानी बैनुल-अक़वामी बरादरी की बड़ी कंसर्न है अफगान अवाम की मुश्किलात और मसाइब के हवाले से, जो 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 उनको फौरी जो मसला दरपेश है, भूख नंग लाल, राजमाल की सहूलतों का ना, आज मुआवजा, खुराक की कमी कमी है, की कमी। सबसे बड़ा मसला है, मेडिसिन की कमी है, बहुत से मसाइल हैं। तो उस हवाले से जो है वो, यानी यूँ समझें कि अफगानिस्तान की सूरत हाल में कोई तब्दीली, जल्द तब्दीली की तवक्कात नहीं की जा सकती। और लगता इस तरह का है
कि अगर फौरी तौर पर कुछ रिलीफ न मिला तो तालिबान के लिए भी अफगानिस्तान को गवर्न करना मुश्किल हो जाएगा। और चूंकि दाइश जो है वो ज्यादा रिच ऑर्गेनाइजेशन है बनिस्बत तालिबान के, उस वक्त जब वो अमेरिका के खिलाफ लड़ रही थी तो उस वक्त तो अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे मुल्क उनको बगैर किसी जवाबदेही के फर्ज मुहैया करते थे। ये तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि किन पड़ोसी ममालिक ने, यानी पाकिस्तान का तो नाम आ रहा है ना, लेकिन और भी मुल्क थे डोनर्स उनके। चाइना भी था। चाइना की जो कोशिश ये है कि अफगान तालिबान को आमादा किया जाए कि आप कुछ ना कुछ ऐसी लिप सर्विसेज दें बैन-अवी कम्युनिटी को, कि ताकि राह हमवार हो आपकी रिकग्निशन की। जब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं होंगे तो यहाँ आके किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना ये सभी के लिए मुश्किल होगा। और आलमी बरादरी को नाराज करके हम चंद पड़ोसी जो है वो यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता जो उनके फौरी मिसाइल है, चाइना अंडर द कारपेट उनकी मदद कर रहा है। और चाइना की जो नज़र है वो उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे है, जिनके बारे में जो 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 जियोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि तकरीबन 8 ट्रिलियन डॉलर के वहाँ मिनरल्स मौजूद हैं, जिनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और चाइना की ये कैपेबिलिटी है कि वो उनके इन मिनरल्स को डिग आउट करें और उनको इस्तेमाल में लाएं, और जो कुछ इन्वेस्ट करें उससे प्रॉफिट कमाएं। दूसरी चाइना की जो जबरदस्त किस्म की ख्वाहिश है वो ये है कि अगर तालिबान को रिकग्निशन मिल जाती है तो फिर वो जो वन वन बेल्ट ये वो जो वन रोड वन बेल्ट है, वन रोड वन बेल्ट जी स्कीम है, जी, उस पे भी अमल दरामद, उस प्रोजेक्ट पे भी अमल दरामद किया जा सकता है और सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड जारी हो जाएगा। जारी हो जाएगी। और फिर सेंट्रल एशिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें यूरोप और अमेरिका भी एक ख्वाब देखते थे कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट करेंगे, तो चाइना जो है वो अफगानिस्तान के लिए इनसे पहले ही वहां पहुंच गए तो उन वसाइल को जमीनी रास्ते से अपने तक पहुंचाएगा। कल अफगान वुमेन्स मूवमेंट है एक जर्मनी से, जी जी उसकी मोहतरमा अफरोजन सुल्ताना खानम है, उसकी जो चेयरपर्सन है, जी उन्होंने एक जिनेवा में बड़ा कामयाब मुजाहरा जी, करवाया है। वो मैंने फोटो देखे हैं और खास करके तो मैं अपने प्रोग्राम की वजह से उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा काम किया इंसानी हकूक के लिए, खवातीन के हकूक के लिए। तो इसका मकसद यह है कि तालिबान के बारे में खिलाफ जो दुनिया है वो तो है ही है, अफगानिस्तान के अंदर से भी लोग वो हैं जिनको ऐसे ही सब तो अच्छा जी खवातीन का बहुत ही इम्प्रेसिव डेमोन्स्ट्रेशन था। उसको जी, कुछ इंग्लिश मीडिया ने कवर भी फ्रेंच किया मीडिया है, ने भी, फ्रेंच मीडिया ने भी, फ्रेंच मीडिया ने भी। फ्रांस से था। और जाहिर है कि उनका इतना इम्प्रेसिव डेमोन्स्ट्रेशन था जिसने वर्ल्ड कम्युनिटी को भी अट्रैक्ट किया। और खास करके खवातीन के हवाले से तो सारी दुनिया में एक सेंसिटिविटी तो मौजूद है। जी जी अलबत्ता हमें ज़ाती तौर पर वो एक और दुखदेह खबर है कि हमारी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा रशीद एडवोकेट, जो जिनका ओरिजिनली ताल्लुक कोटली से था, वो कनाडा में मुकीम थे और वहाँ पार्टी के मुख्तलिफ ये तो दो तीन दिन पहले फोत हुए ना। ओहदों पे, जी जी, जी ओहदों पे फायज रहे हैं। जी जी तो वो कैंसर के मुजीमर से जो है वो चल इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो शायद उनकी जो डेड बॉडी है वो एक दो दिनों में उनके आबाई गाँव जाएंगे। गांव कोटली की तरफ रवाना की जाएगी। तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम सोगवारान से, उनके अहल खाना से इज़हार ताज़ियत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। और रशीद साहब बहुत ही नोबल आदमी थे। जब वो कोटली में वकालत करते थे तो वहाँ भी उनकी शोहरत एक शरीफ नफ्स इंसानों की और एक कमिटमेंट, एक कमिटेड आदमी की थी। तो ये यकीनन हमारा पार्टी का बासियत पार्टी और
बासियत माशरा जो है एक बड़ा नुकसान हुआ है। हम दुआगो हैं सभी के लिए। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से ये गुजारिश करूंगा जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं, वो उनके ख़ानदान को, दुखी ख़ानदान को, सोगवारान को थोड़ा सहारा दें, उनके इस गम में शिरकत करें, ताकि उनके गमों में कोई थोड़ी बहुत कमी वाक़या वो हो, और उनको कतन जो है वो एहसास तनाई नहीं होना चाहिए। हम उनके साथ हैं अ, जी, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके लवाकीन को सब्र जमील अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि जो वैसे तो खैर हम एक कलेक्टिव सेमिनार करेंगे 22 अक्टूबर तेईस के को हवाले से। वो 24 है, 24 को होगा जी। 24 को होगा, जिसमें नासिर साहब जो है वो सेमिनार को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक। तो उसमें शिरकत करेंगे, वैली से भी नुमाइंदे होंगे, जम्मू से भी होंगे, लद्दाख से भी होंगे, गिलगित से भी होंगे, और बाकी डायस्पोरा जो मुख्तदर लोग हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे, और उस पे जो है वो अपने अपने एहसासात और जज्बात को शेयर करेंगे। हम जो है वो अपने इस प्रोग्राम में आप ऑर्गेनाइज कर लें कि कल बात करनी है, परसों बात करनी है, तो एक दिन हम भी इस डे का क्योंकि फ्राइडे को दूसरे खास प्रोग्राम नहीं होंगे, करके तो हम अपने को खास फ्राइडे को कॉल करेंगे। जाहिर है फ्राइडे को तो नहीं हो सकेगा, या फ्राइडे को फ्राइडे को 22 बनेगी ना। आज आज है ना, आज 14 है ना। नहीं 14 है ना। कल 15 है। 15 मेरे ख्याल में हम 18 तारीख को, चलो 18 को कर देंगे। 18 को आप वो कर लीजिएगा। तो तो उसके बाद एक और बात आपको बतानी थी, आपको पता भी होगा, मालूम भी होगा। जी इस दफा इंशाल्लाह मीरपुर, इसको हम जी, आगाज वो मैं खबर पढ़ चुका हूँ मीरपुर में। वहां पे मुजाहरा भी होगा, रैली भी होगी, और ना भी इंशाल्लाह होगा। यूके पीएनपी। बस वैसे तो ये है ना कि यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी इस दिन को 90 की दहाई से एज ब्लैक डे बनाती आई है। एक बात कहने में कोई आर नहीं है कि हमारा शोर भी बतदरीज अपनी तारीख को समझने के लिए, ऐसा कोई माहौल नहीं था कि हम अ, जो अर्ली एज में ही कश्मीर की तारीख और उसके अंदर रौनमा होने वाले वाक़यात को समझ पाते। यानी हमने जब आंख खोली तो एक प्रोपेगेंडे का सा माहौल था, और ऐसा प्रोपेगेंडा था कि जिसमें हकायक को जानना और 22 अक्टूबर को क्या हुआ ये खासा मुश्किल था। लेकिन जब हमने ये जाना कि ये वो दिन है, तो फिर उसके बाद हमने इस दिन को हमेशा एहतजाज किया, सेमिनार किया थ्रू आउट जो आज़ाद कश्मीर भी है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान में हमने कोई ऑर्गेनाइज किया। गिलगित बल्तिस्तान में मैंने बहुत दौरे किए, तकारीर की, और इसके इम्पेक्ट पे और इसकी अहमियत पे भी जोर दिया। और हम ज़्यादातर उस दिन जो है वो इसकी तारीखी हैसियत पे छोटी कम बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल इस वाक़े ने जो असरात डाले हैं पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बसने वाली कौमों और कौमियतों पे, उन असरात के हवाले से ज़्यादा बात करेंगे। इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि इस अब जो वादी कश्मीर है जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम है, वहाँ की सूरत हाल भी कोई अच्छी नहीं है। वहाँ भी एक 21-28 लोग मर गए जी। न्यू वेव ऑफ टेररिज्म जो है वो स्टार्ट शुरू हो गया है। है, और ये कोई अच्छा साइन नहीं है। लोगों के मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा होगा। और आपको पता है कि रियासती इदारे जो है वो इर्रिस्पेक्टिव बाज़ दफ़ा चीज़ों को हैंडल हैंडल जो करते हैं, तो वो सिर्फ है कोई हमारी या सिविल सोसाइटी की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं। तो जिसको कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी जो है ना वो पिसे जाते हैं, तो इसमें जी बहुत जी। सारे इनोसेंट लोगों के लिए नहीं, वो मुश्किल। सूरत हाल ही ऐसी बन गई, 28 लोग एक हफ्ते में के अंदर, 1.5-2-3 हफ्तों के अंदर मरे। तो एनी हो, इस पे हम फख्तर रोशनी डालते रहेंगे। अब मेरे ख्याल में हमारा टाइम जी जी। है जी जी। जी जी। पूरा हो गया है। अ, तो मैं आपसे इजाजत लेने से पहले, मोहतरम नाज़रीन और सामीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है और इससे हम इत्तफाक करेंगे। बात फिर वही है कि 22 अक्टूबर
हमने इस दिन बताना है कि हमारे ऊपर जो माले गनीमत की आड़ का नाम लेकर, माले गनीमत का बहाने बनाकर कबायलियों की यलगार की गई, जिसने हमारी रियासत को मुनकसम किया, हमारे खानदानों को जुदा किया, हमारी लाखों बेटियों, माओं, बहनों की इस्मतों को पामाल किया गया, हम वो भूले नहीं हैं, हम भूल भी नहीं सकते। हमारे वसाइल हमारे ऊपर होने चाहिए खर्च, और हमारे वसाइल खुद लेकर हम पे हुक्मरानी के ख्वाब छोड़ दो। और हम अपने सहूलतकारों को भी बताते हैं, उनके सहूलतकारों को, कि आप वापस आ जाओ, कौम की आज़ादी के लिए, मातृ वतन की आज़ादी के लिए रियासती जमात में शामिल हो जाओ, वेलकम कहते हैं आपको। अल्लाह हाफिज।